द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब द आर्ट ऑफ फोकस के समरी पर एक गहरी चर्चा करने वाली हैं। और इसका मिशन बहुत सीधा है। आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो हम अपना ध्यान वापस कैसे लाएं? और सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं, है ना, अंदर का शोर भी तो है। चिंताएं, दूसरों की उम्मीदें, हम सब कहीं ना कहीं इससे जूझ रहे हैं। तो इस किताब के सोर्स मटेरियल में ऐसा क्या खास है? यही तो सबसे मज़ेदार बात है। ये किताब फोकस को किसी टेक्निक की तरह नहीं देखती। इसमें एक बहुत पावरफुल लाइन है कि फोकस इज नॉट अबाउट व्हाट टू लुक एट, इट्स द आर्ट ऑफ व्हाट टू स्टॉप लुकिंग एट। वाह! मतलब ध्यान कहाँ लगाना है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कहाँ से ध्यान हटाना है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब है कि फोकस कुछ करने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ न करने के बारे में। एग्जैक्टली। तो चलिए इसके पहले आइडिया से शुरू करते हैं, जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, अवेयरनेस या जागरूकता। लेकिन किताब में एक चौंकाने वाली बात लिखी है कि हम में से ज्यादातर लोग असल में अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे, बस एक ऑटो पायलट मोड पर उसे पूरा कर रहे हैं। सुबह उठना, फोन चेक करना, काम पर जाना, वापस आना, सो जाना। मतलब क्या हम सच में इतने बेहोश हैं? एक तरह से हाँ। ऑटो पायलट का मतलब ही है बिना सोचे समझे काम करना। हमारी आदतें हमें चला रही हैं, हम अपनी आदतों को नहीं। और किताब बाहरी शोर और अंदर के शोर में फर्क करती है। अच्छा। बाहरी शोर तो पहचानना आसान है, फोन की घंटी, लोगों की बातें। लेकिन अंदर का शोर ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो हमारा अपना होता है। हमारे डर, हमारे अधूरे सपने, हमारी असुरक्षाएं। तो अवेयरनेस का मतलब है उस अंदर के शोर को सुनना, उसे पहचानना और खुद से सवाल करना, मैं ये क्यों सोच रहा हूँ या मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो ये सिर्फ मेडिटेट करने जैसा नहीं है, ये तो एक तरह की जासूसी हुई अपने ही दिमाग की। पर अगर कोई ये करना शुरू करे तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो ऑटो पायलट पर है? कोई साइन है? सबसे बड़ा साइन है जब आप दिन के आखिर में ये महसूस करें कि पूरा दिन निकल गया और आपको याद ही नहीं कि आपने क्या किया। जब आपके काम और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में कोई कनेक्शन ना हो, जब आप वो काम कर रहे हो जो आप करना चाहते हैं कि बजाय वो जो आपको करना चाहिए। जिस पल आप ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप ऑटो पायलट मोड से बाहर आने लगते हैं। यही अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने की नींव है। सही बात है। लेकिन अगर हमारी ऊर्जा गलत जगह लग रही है क्योंकि हम खुद ही किसी और का नकाब पहने हुए हैं, तब क्या? मतलब वी आर अवेयर, पर जिस इंसान के बारे में हम अवेयर हो रहे हैं वो हम है ही नहीं। मुझे लगता है किताब का अगला आइडिया इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, खुद को रीबिल्ड करने का आइडिया। बिल्कुल, ये रीबिल्डिंग द सेल्फ का आइडिया अवेयरनेस का अगला नेचुरल स्टेप है। हम सब ने समाज में फिट होने के लिए कुछ नकाब पहने होते हैं। एक अच्छा बेटा या अच्छी बेटी का नकाब, एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय का नकाब। ये नकाब शुरू में हमारी मदद करते हैं, लेकिन एक समय के बाद ये हमारा दम घोंटने लगते हैं। रीबिल्ड करने का मतलब है इन नकाबों को उतारना और खुद से पूछना, इन सब के पीछे असली मैं कौन हूं? और ये डरावना भी हो सकता है, क्योंकि शायद हमें जवाब पसंद ना आए। किताब में इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन के बीच एक फर्क बताया गया है। क्या आप उससे थोड़ा और समझा सकते हैं? जरूर। इंप्रेशन का मतलब है दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीना। हम वो कपड़े पहनते हैं, वो बातें करते हैं, वो करियर चुनते हैं जिससे समाज हमें स्वीकार करे। हमारी पूरी ऊर्जा दूसरों से वैलिडेशन लेने में खर्च होती है, मंजूरी पाने में। हाँ, और एक्सप्रेशन इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है अपनी असलियत को व्यक्त करने के लिए जीना। आप वो काम करते हैं जिसमें आपको सच में मजा आता है, भले ही दुनिया उसे सफल ना माने। जब आप इंप्रेशन से एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरों की मंजूरी की जरूरत खत्म हो जाती है। वो सारी ऊर्जा जो पहले बर्बाद हो रही थी अब आपके पास होती है कुछ क्रिएट करने के लिए। वाओ, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। और इसी से मुझे वो तीसरा आइडिया याद आता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट किया। जिंदगी को एक रेस की तरह नहीं, बल्कि एक गेम की तरह देखना। मैं हमेशा सोचती थी कि फोकस का मतलब है मेहनत, डिसिप्लिन, रेस में सबसे तेज भागना। पर यहाँ तो बात खेल की हो रही है। और ये बहुत गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। एक रेस में रास्ता पहले से तय होता है, सबका लक्ष्य एक ही होता है, फिनिश लाइन। हाँ, जो सबसे तेज भागता है वो जीतता है। समाज हमें यही सिखाता है। लेकिन एक गेम जैसे शतरंज में ऐसा नहीं होता।
गेम में स्ट्रैटेजी होती है, क्रिएटिविटी होती है। आप अपनी मूव्स खुद चुनते हैं। आप नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें समाज के बनाए हुए सफलता के नियमों पर चलने की जरूरत नहीं है। जैसे बड़ा घर, महंगी गाड़ी, कॉर्नर ऑफिस, वी कैन राइट आवर ओन रूल्स। एग्जैक्टली। जब आप जिंदगी को एक गेम की तरह देखते हैं तो आप जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के मजे के लिए खेलते हैं। और जब आप मजे के लिए खेलते हैं तो हार का डर खत्म हो जाता है। जब हार का डर नहीं होता तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप वो रास्ता चुनते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, न कि वो जो सेफ है। ये फोकस को एक बोझ या चोर बनाने के बजाय एक मजेदार प्रोसेस बना देता है। दैट्स अ पावरफुल शिफ्ट। और इसी से जुड़ा है चौथा आइडिया, द लेंस यानी नजरिया। किताब में कमाल का एनालॉजी दिया है कि हमारा दिमाग एक कैमरा की तरह है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसा हमारा लेंस है। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है इसे समझने का। एक ही घटना दो लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकती है, सिर्फ उनके लेंस के फर्क की वजह से। जैसे मान लीजिए नौकरी से निकाल दिया जाना। ओके। एक इंसान के लिए इस दुनिया का अंत है, एक ट्रेजेडी है। उसका लेंस डर और नुकसान पर फोकस है। दूसरे इंसान के लिए जिसका लेंस अवसर और ग्रोथ पे सेट है, शायद यही घटना कुछ नया शुरू करने का एक मौका हो। घटना वही है, लेंस अलग है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट इज इट दैट इजी? मतलब अगर कोई असल में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है तो उसे सिर्फ अपना नजरिया बदलने के लिए कहना थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं है? क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और किताब ये नहीं कहती कि आप अपनी समस्याओं को अनदेखा कर दें। वो ये नहीं कहती कि आप दुखी महसूस ना करें। वो कहती है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकते, लेकिन हमारा लेंस, हमारा नजरिया हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। लेंस बदलने का मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है का नाटक किया जाए। इसका मतलब है मुश्किल हालात में भी ये ढूंढना कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या यहां मेरे लिए क्या अवसर छिपा हो सकता है। ये कंट्रोल को बाहरी दुनिया से छीनकर वापस अपने अंदर लाने की प्रक्रिया है। फोकस का मतलब ही उस लेंस को साफ करना और सही चीज पर जूम इन करना है। गॉट इट। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा डीप है। इट्स अबाउट टेकिंग बैक कंट्रोल। तो ये सब माइंडसेट की बातें हो गईं, पर इसे असल में करें कैसे? मुझे लगता है किताब में इसका एक फॉर्मूला भी था, है ना? एनर्जी, स्किल और मीनिंग, ये तीनों क्या हैं और इनका बैलेंस क्यों जरूरी है? हाँ, ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। ये 3 पिलर्स हैं जिन पर फोकस टिका होता है। पहला है एनर्जी। ये आपका फ्यूल है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा। अगर आप रात भर सोए नहीं हैं, ठीक से खा नहीं रहे, तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशन आपको फोकस नहीं करा सकती। ये फाउंडेशन है। ओके, दैट मेक्स सेंस। और दूसरा है स्किल यानी कौशल। हाँ। आपके पास कितनी भी एनर्जी हो, अगर आपको पता नहीं कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है तो वो बेकार है। स्किल का मतलब है अपने काम में महारत हासिल करना। एक लेखक के लिए ये अच्छी तरह लिखना है, एक प्रोग्रामर के लिए ये कोडिंग है। जब आप अपने काम में अच्छे होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और फोकस करना आसान हो जाता है। और तीसरा जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है वो है मीनिंग यानी उद्देश्य। या क्यों? बिल्कुल, यही वो चीज है जो आपको मुश्किल समय में भी चलाती रहती है। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ एक नौकरी है या उसका कोई बड़ा मकसद है? एनर्जी और स्किल आपको शुरू करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग ही आपको अंत तक टिकाए रखता है। अब यहाँ आकर्षक बात इन तीनों का संतुलन है। राइट। मतलब अगर कोई एक भी चीज गायब हो तो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एनर्जी और स्किल दोनों हैं पर मीनिंग नहीं है, तब क्या होगा? तब आप दिशाहीन महसूस करेंगे। आप काम तो करेंगे और शायद अच्छा भी करेंगे, लेकिन आपको अंदर से खालीपन महसूस होगा। आप बर्नआउट हो जाएंगे। अगर आपके पास एनर्जी और मीनिंग है पर स्किल नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। और अगर आपके पास स्किल और मीनिंग है पर एनर्जी नहीं है तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगी या जल्दी थक कर हार मान लेंगी। बिल्कुल। वाओ, अब मुझे समझ आया कि पिछले साल मैं एक प्रोजेक्ट पर क्यों बर्नआउट हो गई थी। एनर्जी और स्किल तो थी पर मीनिंग वाला पार्ट गायब था। आई गेट इट नाउ। और जब ये तीनों एनर्जी, स्किल एंड मीनिंग एक साथ आ जाते हैं तब इंसान उस जादुई अवस्था में पहुंचता है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो वो स्थिति है जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता नहीं चलता। काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। यही असाधारण फोकस की उच्चतम अवस्था है। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे आइडिया पर, केओस टू क्रिएशन यानी अराजकता से सृजन की ओर।
किताब कहती है कि जिंदगी में जब सब कुछ बिखर रहा हो तो वो असल में एक मौका होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है। हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है केओस से भागने की, उसे ठीक करने की। नौकरी चले जाना, रिश्ता टूटना, कोई बड़ा फेलियर, ये सब केओस है। हम इसे एक अंत की तरह देखते हैं, लेकिन किताब इसे एक शक्तिशाली शुरुआत का संकेत मानती है। तो केओस से डरने के बजाय हमें उसे एम्ब्रेस करना चाहिए। उसे एम्ब्रेस करना और उसे एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करना। ये उस विचार की तरह है कि एक सितारा बनने से पहले एक नेबुला को ध्वस्त होना पड़ता है। केओस हमारे पुराने पैटर्न्स, हमारी पुरानी पहचान, हमारे पुराने नकाबों को तोड़ देता है, और जब वो टूट जाते हैं तभी कुछ नया बनाने की जगह बनती है। ये बदलाव किसी बाहरी मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि एक अंदरूनी एहसास से आता है कि बस अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। तो केओस इज नॉट समथिंग टू बी अवॉइडेड बट समथिंग टू बी यूज्ड। ये सीधे तौर पर रीबिल्डिंग द सेल्फ वाले आइडिया से जुड़ता है। वो पुराना सेल्फ केओस में टूटता है ताकि एक नया सेल्फ बन सके। बिल्कुल। जो लोग इस केओस को रचनात्मकता में बदल पाते हैं, वही असाधारण जीवन जी पाते हैं। वो अपनी सबसे बड़ी मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यह अराजकता को अवसर में बदलने की कला है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इफ यू पुट इट ऑल टुगेदर, ये किताब हमें ये नहीं बता रही कि सुबह 5 बजे उठो या अपना फोन बंद कर दो। ये सब सतही बातें हैं। असली फोकस अंदर से आता है। सही कहा। कुल मिलाकर फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये गहरी सेल्फ अवेयरनेस का नतीजा है। ये समझने से कि हम ऑटो पायलट पर हैं, उन नकाबों को उतारने तक जो हमने पहन रखे हैं, और जिंदगी को एक खेल की तरह देखने तक। और अंत में जब हमारा एनर्जी, हमारा स्किल और हमारा मीनिंग एक लाइन में आ जाते हैं, तो फोकस अपने आप आ जाता है। इट्स नॉट समथिंग यू चेस, इट्स समथिंग दैट इमर्जेस। अंत में हम उसी कैमरा वाली मिसाल पर वापस आते हैं। अगर हमारे दिमाग रूपी कैमरे का लेंस गंदा है, उस पर डर, शक और दूसरों की राय की धूल जमी है, तो दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, तस्वीर धुंधली ही आएगी। हमें मौके नहीं, मुश्किलें दिखेंगी। फोकस का पूरा अभ्यास बस उस लेंस को साफ करने और जिंदगी में उन चीजों पर जूम इन करने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं। ये चर्चा वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जाने से पहले एक विचार छिड़ जाते हैं। अगर हमारा मन एक कैमरा है और फोकस उस लेंस को साफ करने की कला है, तो आज उस लेंस पर लगा वो कौन सा एक छोटा सा धब्बा, कोई एक पुरानी धारणा, कोई एक डर है जिसे साफ करके दुनिया को थोड़ा और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।